अगर आप स्टडी टेक की वीडियो को निरंतर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। इसको दबाने से आपको निरंतर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टेट एकेडमिक में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 समकालीन विश्व में राजनीति पढ़ेंगे। दोस्तों, ये पहला चैप्टर है और इसको हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने स्टेट एकेडमिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध में ना युद्ध की स्थिति होती है और ना शांति की स्थिति होती है। मतलब तनाव रहता है, हर वक्त बना रहता है और ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, इसीलिए शांति की स्थिति नहीं रहती। अब जिस जगह पे युद्ध होने की स्थिति बनी रहेगी वहाँ शांति कहाँ से रहेगी? दोनों पक्षों के बीच तनाव रहेगा कि कभी भी युद्ध हो सकता है। शीत युद्ध में युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है और शांति जो है वो नहीं रहती। दूसरा, सशस्त्र संघर्ष नहीं होते। तो शीत युद्ध में क्या होता है कि बहुत बड़े संघर्ष नहीं होते हैं, कि बहुत बड़ी सेना आमने सामने हो जाए, झड़पें बहुत बड़ी हो जाए, मतलब एक तरीके से वॉर हो जाए, बहुत ज्यादा वेपन्स का यूज हो, ऐसा नहीं होता है। तनाव की स्थिति होती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब युद्ध की स्थिति होती है, जब युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो तनाव की स्थिति बन जाती है। जब युद्ध की स्थिति दोनों पक्षों में रहेगी तो तनाव की स्थिति बनना जैसी बात है। अगर दो पक्षों के बीच, जैसे मान लीजिए दो परिवारों के बीच लड़ाई हो रही है लंबे समय से, तो उनके बीच तनाव बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। मनोवैज्ञानिक युद्ध इसलिए होता है कि एक दूसरे देश अपने आप को उस देश से तगड़ा करना चाहते हैं, मतलब मजबूत दिखाना चाहते हैं। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध। युद्ध कूटनीतिक रूप से लड़ा जा रहा है। तो युद्ध ऐसा नहीं है कि युद्ध ऐसे ही लड़ ले, मतलब वेपन्स हो, वॉर हो जाए, ऐसे युद्ध नहीं लड़ते। युद्ध में ऐसी लड़ाई होती है कि वो अपनी शक्तियां मजबूत करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मैं इस चीज में आगे हूँ, ये सब दिखाते हैं। इस तरीके से भी ये युद्ध लड़ा जाता है कि हर मामले में हम फील्ड में आगे हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसके कारण क्या है कि किस कारण शीत युद्ध हुआ था। तो विचारधारा एवं दो गुटों का युद्ध। तो ये जो शीत युद्ध जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे विचारधारा का युद्ध कैसे था, फिर हम गुटों का युद्ध देखेंगे, गुट क्या है ये जानेंगे, और विचारधारा क्या है, कौन सी विचारधाराएं थी जिनके कारण युद्ध हुए। आपने जो पिछली क्लासेस में बुक्स पढ़ी होंगी उसमें आपने विचारधारा के बारे में चर्चा की होगी कि विचारधारा कैसी है। साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है उसमें दिया गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा। मतलब कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश कौन है, सबसे ताकतवर देश कौन है हर फील्ड में, उसके लिए जो उस वक्त महाशक्तियां थी उनके बीच युद्ध चल रहा था। तीसरा, शक्ति राजनीति, वही अपने आप को ये दिखाने के लिए हम कितने मजबूत हैं, हम कितने देशों पे हमारा प्रभुत्व है, इसके लिए भी शीत युद्ध लड़ा जा रहा था। तो चलिए, ये तो स्टार्टिंग का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया और अब जो है हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट। इसको शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्ष 1962 क्यूबा साम्यवादी द्वारा शासित था। तो क्यूबा एक देश है, आप एक आइलैंड है, एक तरीके से ज्यादा बड़ा देश नहीं है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसी के नीचे पाया जाता है, समुद्र में है, समुद्र के इसमें स्थित है। तो इसके बारे में कहानी देखते हैं। तो 1962 में ये जो देश था, इसमें साम्यवादी विचारधारा, अब मैं आपको दो विचारधारा बता देता हूँ, एक पूंजीवादी विचारधारा है, एक साम्यवादी विचारधारा है। पूंजीवादी विचारधारा है, जितने भी यूरोपियंस देश हैं उसके अधिकतर देश इसको फॉलो करते हैं, पश्चिमी देश, इसके अलावा अमेरिका भी इसको फॉलो करता है, और रूस जो है, रसिया जिसे कहते हैं, सोवियत संघ उस समय कहते थे, वो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करता है। तो क्या था कि क्यूबा जो है ये साम्यवादियों का देश था। यहाँ पर साम्यवादी जो यहाँ पर शासन था, यहाँ पर जो सरकार थी वो साम्यवादी विचारधारा को मानती थी। तो इस देश को क्या चिंता थी ये देखते हैं। इस देश को चिंता थी कि अमेरिका इस देश में हमला कर सकता है और यहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा। अब यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा थी और ये जो देश था ये अमेरिका के करीब था। अमेरिका जो देश है मतलब उसके ये करीब था, और अमेरिका पूंजीवादी था। तो इस देश को हरदम डर रहता था कि अमेरिका यहाँ पर हमला कर देगा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट कर देगा। तो क्यूबा को सोवियत संघ कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। अब सोवियत संघ यानी कि रूस, रसिया, ये एक साम्यवादी देश था और ये क्यूबा को सपोर्ट करता था। जब ये क्यूबा को सपोर्ट करता था, आप सपोर्ट करने के लिए बस ये थोड़ी ना है कि मैं आपके साथ सपोर्ट कैसे करता था, इसको राजनीतिक
राजनीतिक रूप से मजबूती, पॉलिटिकल जो पार्टी से उनको सहायता देता था, इसके अलावा वित्तीय सहायता देता था, पैसे देता था, सैन्य सहायता देता था, आर्मी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उन सबको शेयर करता था। तो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेवा, जो कि क्यूबा को रूस का अब दोबारा एक बार देखते हैं। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेवा क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो जो रूस के उस वक्त राष्ट्रपति जो भी थे, जिनका नाम है निकिता क्रुश्चेव, ये क्या चाहते थे कि जो क्यूबा है ये रूस के लिए सैनिक अड्डे का काम करे। अब देखिए उस वक्त जो है सोवियत संघ यानी रूस, आज का रूस और अमेरिका के बीच बहुत तनाव रहता था। जब तनाव रहता था तो ये आपस में हर जगह एक तरीके से स्टैंड अप था इनका कि कौन मजबूत है। तो ये जो क्यूबा है ये तो अमेरिका के बगल है बहुत पास, तो रूस क्या चाहता था कि ये जो क्यूबा है इसको सैनिक अड्डे के रूप में यूज करे अमेरिका के खिलाफ, और ये बहुत ही तेजी से इस पे काम हो रहा था। यहाँ पर असल में क्या हुआ कि 1962 में यहाँ पर रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी अमेरिका की तरफ करके, और ये जो परमाणु मिसाइलें थी ये अमेरिका के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला कर सकती थी। तो अमेरिका जब पता लगी अमेरिका को खबर बहुत लंबे समय बाद, 2-3 महीने बाद, तो अमेरिका बस डर गया अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस वक्त थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, रूस सोवियत संघ को सबसे पहले उन्होंने सोवियत संघ को चेतावनी दी इस बारे में कि आप हटा लीजिए वरना हम अपने जो है जंगी जहाज भेज देंगे। फिर उसके बाद अमेरिका ने जंगी जहाजों को आगे करके सोवियत जहाजों को रोका। फिर जो सोवियत संघ के जो जहाज थे वहां पर उनकी जो भी उनका था उनको रोका। तो यहाँ एक तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा था रूस और अमेरिका का। लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि लग रहा था परमाणु युद्ध हो जाएगा और दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ देखते हैं। अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया, दोनों राष्ट्रों ने। तो बाद में इन दोनों देशों ने देखा कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, बहुत नाश हो सकता है, पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, तो इन्होंने युद्ध टालने का फैसला किया। यानी कि एक तरीके से आत्मसमर्पण दोनों देशों ने कर दिया और युद्ध नहीं किया। अब शीत युद्ध की कुछ और एक चीजें समझ लेते हैं। देखिए ये तो मैंने कहा है कि शीत युद्ध में युद्ध नहीं होते, मैंने एक बात बोली है आपको, लेकिन एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब है शीत युद्ध में युद्ध नहीं होते हैं कि बहुत बड़े बड़े युद्ध नहीं होते हैं, जैसे कि परमाणु युद्ध हो गया और बहुत सारा वेपन यूज हो गया, अब टैंक्स बहुत सारे यूज हो गए। कुछ झड़पें होती हैं शीत युद्ध में, थोड़ी बहुत झड़पें होती हैं, बहुत बड़े स्तर पे नहीं होती है, छोटे छोटे स्तर पे। झड़पे का मतलब है, झड़पों का मतलब है कि जैसे बहुत सारे सैनिक आमने सामने हो जाते हैं, उनमें युद्ध हो जाता है तो 20-30 सैनिक मारे जाते हैं, तो ये झड़पें होती हैं छोटी मोटी। या फिर गन चल जाती हैं और उनमें लोग मर जाते हैं आर्मी के, ये भी छोटी मोटी झड़पें होती है। शीत युद्ध में ऐसा होता है पर एक बड़े स्तर का युद्ध नहीं होता। अब देखते हैं आगे। महाशक्तियां अपने साथी देशों के युद्ध में संलग्न रही। अब कुछ युद्ध हुए थे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अमेरिका और रूस का इनडायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ, अमेरिका सोवियत संघ का। मैं रूस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपको शब्द सोवियत संघ यूज करना है क्योंकि ये इसका मेन था, वर्ड था, बाकी वो संगठन था। तो चलिए, तो अब युद्ध हुए थे, मैं आप सब ये साफ है। और इसमें ये भी लिखा है रक्त रंजित युद्ध नहीं हुए थे कि बहुत बड़ा युद्ध हो, बहुत ज्यादा खून खराब हो, ऐसा नहीं हुआ था। महाशक्तियां अपने साथ ही। तो युद्ध कैसे हुए थे, जैसे अफगानिस्तान है, इसके बगल कोई देश है, इन दोनों का विवाद है और ये इन दोनों देशों पे अलग अलग देशों का समर्थन है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत और चाइना है। चाइना जो है इस पे अमेरिका का है, अमेरिका इसका साथ दे रहा है चाइना का, और भारत का रूस दे रहा है। तो चाइना और अमेरिका के बीच वॉर हुई। इन वॉर में इनडायरेक्टली चाइना और इनडायरेक्टली रूस या फिर सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने है, इनडायरेक्टली, यानी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। रूस इंडिया को कर रहा है, अमेरिका चाइना को कर रहा है। तो ऐसे युद्ध हुए थे और ये महाशक्तियां उन देशों की मददगार बनी। तो ये विचारधारा का भी युद्ध था। मैंने आपको बताया है कि विचारधारा का युद्ध कैसे था, कि दो विचारधाराएं थी और वो अभी हम आगे देखेंगे, पूंजीवादी और साम्यवादी, और इन्हीं दोनों विचारधाराओं में युद्ध था, ये भी देखेंगे। तो शीत युद्ध क्या है, ये एक नया टॉपिक है जो कि इस बुक में दिया है एनसीईआरटी की। इस टॉपिक को सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में आखिर क्या खास है। तो इसकी शुरुआत, सबसे पहले शीत युद्ध क्या है इसकी शुरुआत देखते हैं। तो इसकी शुरुआत 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुई। तो जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 से मतलब खत्म हुआ, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इसकी शुरुआत हुई, और 1945 से 1990 तक ये शीत युद्ध चला। अब इसमें क्या हुआ ये देखते हैं, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं। पूरा विश्व त्रसदी और बुरी अवस्था में था। देखिए, जब विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो जापान में आपको पता है कि अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे। अगस्त 15 में हिरोशिमा और नागासाकी, दो प्रमुख शहर थे, उसमें इन्होंने परमाणु हमला किया। हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट मैन, ये जो परमाणु बम थे उनके नाम है। तो अमेरिका ने जापान की जो है, जापान महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। उसके बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियों का उदय इसलिए हुआ कि दो ही महत्वपूर्ण चीजें बची हुई थी, दो ही महत्वपूर्ण देश बचे हुए थे। कारण देखिए,
देखिए ब्रिटेन जो है आपको पता है ताकतवर देश था, इतने देशों को उपनिवेश बनाया, अमेरिका वगैरह इतने सारे देश। लेकिन उस वक्त दोस्तों जो है ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। ब्रिटेन, जापान, सारे देश, लगभग यूरोप के जितने भी देश थे सबकी कमर टूट चुकी थी और एशिया में कोई मजबूत देश ज्यादा थे नहीं और जापान वगैरह थे। तो जापान भी उतना आपको पता है कि हमला कर दिया था अमेरिका ने, तो वो भी एकदम खत्म हो चुका था। सिर्फ 2 देश बचे थे, एक रूस और एक अमेरिका। ये महाशक्ति बन सकते थे। इनमें दोस्तों महाशक्ति वाले मतलब इनके पास पावर थे, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। तो अमेरिका और सोवियत संघ, तो इन दोनों देशों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। महाशक्ति पूरे विश्व में महाशक्ति बनने के लिए इन दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, कंपटीशन शुरू हुआ और यही दोस्तों शीत युद्ध का बड़ा कारण बना। तो दोस्तों देखते हैं मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। तो ये क्या है? तो मित्र राष्ट्र वो है दोस्तों, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था 1939 से 1945 तक, तो इसमें जो गुट बने थे जिनके बीच दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसमें 2 गुट थे खासकर जिनको जाना जाता है। एक दोस्तों था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में दोस्तों महत्वपूर्ण देश से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यानी कि उस वक्त रूस और अमेरिका भी एक ही गुट में थे। क्या इंटरनेशनल राजनीति दोस्तों ऐसी राजनीति होती है जिसमें ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दोस्तों दुश्मन होता है। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई भी किसी का दोस्त समझ सकता है और कोई किसी का दुश्मन बन सकता है। ध्रुवी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी, जापान, इटली, यानी इन 3 देशों का साथ है, जर्मनी, जापान और इटली। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था। कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ अपने बातें कही हैं। तो अमेरिका के आलोचक क्या कहते हैं? अमेरिका के आलोचक कहते हैं कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, बम गिराना गलत था, जरूरी नहीं था। तो ये अमेरिका के जो है आलोचक कहते हैं कि जापान जो है आत्मसमर्पण करने वाला था, वो हारने वाला था। और ये जो अमेरिका है इसने परमाणु हमला करके सिर्फ अपने आप को दिखाया है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमला कर सकता हूँ, मैं किसी भी देश को मतलब ये कर सकता हूँ, ये दिखाया है। तो ये गलत था। दूसरे अमेरिका के पक्षकार क्या कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी से समाप्त हो जाए, इसलिए ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए ये किया गया। दोस्तों अभी एक सिंपली इसमें ये कहना है कि जो अमेरिका के पक्षकार है वो ये कहते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी से खत्म हो जाए, इसलिए परमाणु हमला किया गया। क्या ये सही तर्क है? एक सोचिए जरा, परमाणु हमले से आज तक जो है ये जो रेडिएशन है वो आज तक जापान के अंदर है और जापान इससे उभर तो आया है, लेकिन दोस्तों उस क्षेत्र में आज तक कुछ उग नहीं पाता। रेडिएशन इतना ज्यादा है, लोग लंगड़े लूले मतलब उनका जन्म होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं, हम ये सिद्धांत लोगों का है लेकिन हम इसको बिल्कुल सही नहीं ठहरा सकते। तीसरा है हमले का मुख्य उद्देश्य। अब हमले का एक तो साफ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 पे परमाणु हमला जापान पे करने से पहले अमेरिका ये युद्ध लगभग जीत चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 परमाणु हमला करने का उसका इरादा ये था, अमेरिका सोवियत संघ को ये दिखाना चाहता था कि इस दुनिया में मतलब आज के समय में सबसे ताकतवर अमेरिका है, ये दिखाना चाहता था। तो आगे टॉपिक देखते हैं। शीत युद्ध शुरू होने के ये भी तर्क हैं। तो शीत युद्ध शुरू होने के ये तर्क ये भी हैं। परमाणु युद्ध झेलना किसी भी देश की बस की नहीं है। देखिए कोई भी देश हो, महाशक्ति हो, अमेरिका महाशक्ति है, भारत मजबूत है, हमारे पास परमाणु शक्ति है, लेकिन जरा सोचिए अगर अमेरिका ऐसी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ चाइना और इंडिया का, चाइना और इंडिया में अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या सिर्फ चाइना को नुकसान होगा, क्या सिर्फ भारत को नुकसान होगा? दोनों देशों को और भारी नुकसान होगा। तो इसीलिए परमाणु युद्ध झेलना किसी भी देश की बस की बात नहीं है। दोनों राष्ट्रों के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार थे। तो रूस और अमेरिका मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, इनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार थे और अगर ये डायरेक्ट वॉर लड़ते, अगर इनमें युद्ध होता तो दुनिया समाप्त हो जाती। इसलिए शीत युद्ध का विकल्प इनके लिए उभर कर आया, यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध ना हो लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बना रहे। दोनों राष्ट्रों के पास आसानी क्षति होती, यानी अगर युद्ध होता तो यही है कि ना गिनने वाली, हम गिन नहीं सकते इतनी ज्यादा नुकसान हो और कोई जीत नहीं पाती, इसमें जीत का पता ही नहीं लगता। ऐसा अमेरिका के 4 शहर तबाह हो जाते, रूस के 5 शहर तबाह हो जाते, तो क्या पता लगता कौन जीता? नहीं पता लगता। इसलिए युद्ध का खतरा कोई भी देश उठाना नहीं चाहता था, कोई गुट नहीं उठाना चाहता था। अभी गुटों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी देश युद्ध का खतरा उस वक्त नहीं उठाना चाहता था और आज भी कोई भी देश भारी भरकम युद्ध की जो है खतरा नहीं उठाना चाहता है। वो अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं ले जाना चाहता। तो अब नई टर्म शुरू होती है, वो है अपरोध। अभी हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार युद्ध है उसको रोका मतलब समझ जाता है। अब अपरोध एक टर्म है जो कि दोस्तों शीत युद्ध में बहुत ज्यादा यूज होती है। इसमें क्या है, क्या खास है ये देखते हैं। तो इसको रोक और संतुलन कहते हैं, इसका मीनिंग है। तो इसमें होता क्या है कि जब दोनों पक्षों के पास बराबर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है और कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, उसी को अपरोध कहते हैं। दोबारा एक बार सही से समझ लेते हैं कि जब 2 देश बराबर एक दूसरे को नुकसान दे सकते हैं तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है और इसी
इसी को अवरोध कहते हैं, यानी कि रोक और संतुलन। इसका अच्छा एग्जाम्पल सोवियत संघ और अमेरिका है। इन दोनों के पास आज के समय में भी 7,000 से 8,000 परमाणु हथियार दोनों के पास हैं, और अगर ये परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे तो दोनों देशों में मतलब कि इतना ज्यादा बराबर का एकदम नुकसान होगा, नुकसान पहुंचेगा। और अगर बराबर नुकसान पहुंचेगा तो कौन सा देश चाहेगा कि मेरा इतना नुकसान हो और मैं युद्ध लूं। इसीलिए कोई भी जो देश है युद्ध का खतरा नहीं लेना चाहता। जब युद्ध का खतरा नहीं लेगा लेकिन तनाव बना रहेगा तो वही शीत युद्ध इससे हो जाता है। चलिए, इसने युद्ध को टाला परंतु पारस्परिक प्रतिबंधता को नहीं रोक सकी। ये जो है अवरोध, इसने जो है युद्धों को तो टाला, यानी इससे युद्ध तो नहीं हुए बड़े बड़े, लेकिन जो है पारस्परिक प्रतिबंधता मतलब कि कंपटीशन दोनों देशों के बीच ये चलता रहा, और आज के समय में भी चल रहा है। देख लीजिए आप, कोई भी देखिए, इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन है, और पाकिस्तान हरदम इंडिया से कॉम्पिटिट करने की कोशिश करता है हर मामलों में, लेकिन अभी भले वो पीछे है। अमेरिका और चाइना का आज के समय में चल रहा है, तो कंपटीशन नहीं रुकता। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो आगे है कि इनमें दो महाशक्तियां और उनके गुट थे। एक दूसरे प्रतिद्वंदी देश से अपेक्षा करते थे कि तर्कसंगत और जिम्मेदारी बड़ा व्यवहार करना था। तो दोस्तों, इसको मैं समझा दूं। इनमें दो महाशक्तियां थी और उनके गुट थे। एक दूसरे प्रतिद्वंदी देश से अपेक्षा करते थे कि तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना था। हो सके तो महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाए, हो सकता था कि महाशक्ति के बीच युद्ध हो जाए और बहुत नुकसान हो जाए, तो पारस्परिक अवरोध जरूरी था। तो मतलब मैं जो मैंने पढ़ा है अभी आपको समझाता हूँ कि जैसे दो महाशक्तियाँ थी, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। तो जब ये दो महाशक्तियाँ थी तो इनके अंदर बहुत सारे देश थे, मतलब इन्होंने अपने गुट बनाए थे, तो बहुत सारे देश अपने अंडर कर रखे थे। जैसे यूएसए ने कर रखे थे पश्चिमी देश, पश्चिम के ज्यादातर देश, और यूएसएसआर ने पूर्व के बहुत सारे देश, पूर्वी यूरोप के कर रखे थे। तो मान लीजिए अगर पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में विवाद हो जाए, मान लीजिए ब्रिटेन का विवाद हो जाए, ब्रिटेन अमेरिका के सपोर्ट में है और बर्लिन रूस के सपोर्ट में है, यूएसएसआर के सपोर्ट में है, सोवियत संघ के सपोर्ट में। तो अगर इनके बीच युद्ध हो जाता है, ब्रिटेन और बर्लिन के बीच, तो हो सकता है दोस्तों ये महाशक्तियां भी युद्ध करने, मतलब युद्ध के लिए आए, इंक्लूडेड हैं, तो युद्ध हो जाए। तो युद्ध ना हो पाए, क्योंकि अगर इन छोटे छोटे देशों की अगर झड़प होगी और अगर उसमें युद्ध हो जाएगा, अगर ये सब हो जाएगा, तो हो सकता है बहुत बड़ा युद्ध हो जाए और बहुत बड़ा विध्वंस हो जाए, बहुत लोग इसमें मारे जाएं। तो ऐसा ना हो, परमाणु युद्ध तक ना हो, इन छोटे देशों से भी बड़ा युद्ध हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये जो छोटे देश हैं, इन देशों से जो युद्ध है उससे बचा के रखें। यानी कि यहाँ पर दोस्तों वही टर्म शुरू हो जाती है कि पारस्परिक अवरोध, यानी कि रोक और संतुलन बना रहे। ये रोक और संतुलन का काम करिए। छोटे छोटे देश जो इनके गुट के अंदर है वो आपस में अच्छे संबंध रखें। साथ ही जो महाशक्तियां हैं तर्क संगत एवं जिम्मेदारी बड़ा व्यवहार दिखाएं, ताकि कोई बड़ा युद्ध ना हो। और अगर ये छोटे मोटे युद्धों से ये बड़े युद्ध हो जाएंगे तो बहुत बड़ा विध्वंस होगा और बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो संयम से काम लेना जरूरी है। चलिए अब आगे टॉपिक देखते हैं। तो जो आगे का टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इस टॉपिक में क्या है, तो क्या हुआ था कि दोस्तों ये दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अपने प्रभाव एवं दायरा बढ़ाना चाहती थी, अपने आप को बड़ा करना चाहती थी, अपने आप को मजबूत करना चाहती थी। तो इन्होंने दो गुट बनाए और दुनिया दो गुटों में बट गई, दो हिस्सों में बट गई एक तरीके से। तो छोटे देश महाशक्तियों से जुड़ाव, जो छोटे देश थे वो महाशक्तियां जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ से अपना जुड़ाव चाहते थे, उनका इससे फायदा होता, जैसे कि उन्हें बड़े देशों से सुरक्षा मिलती, कोई उनकी तरफ नजर नहीं उठा सकता था कोई और देश। दूसरा, हथियार उन्हें मिलता, पैसा मिलता उन देशों से, मजबूत देशों से आर्थिक मदद मिलती। तो अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये विभाजन सबसे पहले यूरोप से शुरू हुआ। तो यूरोप जो है, यूरोप का जैसे आप मैप देख सकते हैं, तो यूरोप का एक हिस्सा है पश्चिमी और एक हिस्सा है पूर्वी। पूर्वी हिस्से की ज्यादातर जो रेखा है वो सोवियत संघ यानी कि आज के समय में रूस से मिलती है, और पश्चिमी यूरोप जो है ये अमेरिका से दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देश हैं, जर्मनी है। और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है, अमेरिका वाली। और पूर्वी देश जो है इनकी विचारधारा साम्यवादी, जो कि सोवियत संघ के अंदर है। अब देखिए बर्लिन की दीवार, ये चर्चा करते हैं कि बर्लिन की दीवार इसलिए कहते हैं कि जो बर्लिन दो देशों में विभाजित हो गया था। बर्लिन जो इस साइड का बर्लिन था, पश्चिमी बर्लिन, वहां पर पश्चिमी विचारधारा थी, पूर्वी बर्लिन पे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। तो उस दीवार के अगल बगल विचारधारा बदल गई थी और दीवार के अगल बगल दोनों अलग अलग देश का सपोर्ट था। तो चलिए दोस्तों अब गुटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दो गुट बने थे और इसमें हम सबसे पहले नाटो के बारे में देखते हैं कि नाटो क्या है। तो ये पश्चिमी गठबंधन इसको कहते हैं, ये अमेरिका ने बनाया था इसको। 4 अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसमें 12 देश थे। इसको नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और इसको अमेरिका ने बनाया था और इसमें बहुत सारे पश्चिमी देश थे। इसका उद्देश्य क्या था, एक दूसरे देश की मदद करना, और अगर नाटो किसी देश पर हमला होगा तो संगठन पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर नाटो में 12 देश थे, उन 12 देशों में अगर किसी भी देश पे हमला होगा तो अमेरिका ये मानेगा या नाटो ये मानेगा कि सारे देशों पे हमला हुआ है, सब पे हमला हुआ है और सब इसके खिलाफ लड़ेंगे।
तो हमने ये देखा कि किस प्रकार जो है अमेरिका ने अपना संगठन बनाया और इसके बाद वारसा संधि आई। अब ये वारसा संधि किसकी है? वारसा संधि सोवियत संघ ने बनाई। इसको पूर्वी गठबंधन कहते हैं। जो दोस्तों नाटो वाले देश थे उसमें पूंजीवादी विचारधारा थी, लेकिन दोस्तों ये जो वारसा संधि थी ये सोवियत संघ ने बनाई और इसमें जो विचारधारा थी वो विचारधारा थी साम्यवादी। तो इसकी स्थापना सोवियत संघ ने 1955 में की थी, यानी कि लगभग 6 साल बाद की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि नाटो में शामिल देश, जो अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया था उसमें जो शामिल देश है उनका मुकाबला करना। इसमें बहुत सारे देशों पर महाशक्तियों ने अपनी ताकत दिखाई। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे थोड़े उनको रूस ने मतलब सोवियत संघ ने जबरन अपने गुट में शामिल किया। देखिए उदाहरण दे रखा है पूर्वी यूरोप के देश, जैसे कि बर्लिन वगैरह के इधर उधर जो देश थे उनको जबरदस्ती अपने गुट में शामिल किया, क्योंकि दोस्तों बॉर्डर लगता है और रूस उस वक्त मजबूत था। इसके बाद कुछ और संगठन बने जैसे सीटो और सेंटो। तो सीटो एक संगठन है, इसकी स्थापना 1954 में हुई है। इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और ये दोस्तों अमेरिका ने बनाया था। इसमें क्या है कि उद्देश्य इसका ये था कि साम्यवादी विस्तारवादी नीतियों से बचाव। तो साम्यवादी क्या है कि जो संगठन जो बना रहे थे ना उसमें अपनी विचारधारा भी फैला रहे थे। जैसे सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा फैला रहा था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा फैला रहा था। अब ये सीटो संगठन, सबसे पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हैं जो आसियान के देश थे, साउथ एशियन देश जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारे देश दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और रूस यहाँ पर अपनी विचारधारा फैलाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने भी यहाँ एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और इसका उद्देश्य जो साम्यवादी देश हैं, उन साम्यवादी देश वही रूस वगैरह, इनकी विस्तारवादी नीति यहाँ ना आए। और एक और संगठन बनाया जिसको कहते हैं सेंटो। अब ये क्या संगठन है? ये दोस्तों ये उन देशों के लिए आया था जो कि सेंट्रल ईस्ट में है। सेंट्रल ईस्ट के जो देश थे उनके लिए ये संगठन बनाया गया था। सेंट्रल ईस्ट मतलब जो आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट एक तरीके से कहते हैं, जैसे ईरान हो गया, उसके इधर के देश हो गए तुर्की वगैरह, इन देशों के लिए लाया गया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि साम्यवादियों को प्रभाव को रोकना, यानी कि यहाँ पर भी जो अमेरिका जो है ये संगठन भी अमेरिका ने ही शुरू किया था। ये अमेरिका गठबंधन है और इसका उद्देश्य यही था कि जो रूस है उसकी साम्यवादी नीति प्रभाव यहाँ पर ना आए इन देशों पर और अमेरिका यहाँ पर अपना दबदबा बनाए। और वैसे दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल ईस्ट जो भी कहें आप। तो ये हो गया। चलिए अभी अमेरिका ने ये संगठन बनाया, इसके जवाब में सोवियत संघ पीछे हटने वाला नहीं है। सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन, सोवियत संघ यानी रूस और चाइना ने मिलकर इन क्षेत्रों के अगल बगल कुछ देशों से संगठन बनाए थे जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, जैसे ईरान, उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम। इन तीनों देश का संगठन बनाया। और आपको बता दूं कि ये तीनों देश मतलब उत्तरी कोरिया और ईरान आज के समय में भी अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है इनके। इनको साम्यवादी देशों ने अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश की। चलिए अब आगे देखते हैं। टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये क्या होता है ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 9 स्वतंत्र राष्ट्र को डर था। तो ऐसा था कि जब ये गुट बन रहे थे, जैसे नाटो हो गया, वारसा संधि हो गई, जब ये गुट बन रहे थे तो जो नव निर्मित देश थे, कुछ नए नए देशों का उदय हुआ था। नए नए देश आजाद हुए थे ब्रिटेन से, बहुत सारे देश। और ये देश जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, अफ्रीका महाद्वीप के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश थे और भारत भी इसमें शामिल था। तो इनके लिए गुट निरपेक्ष एक तीसरा विकल्प बन के आया। गुट निरपेक्ष एक ऐसा ग्रुप था जिसमें दोस्तों वो देश आना चाहते थे, मतलब वो देश थे जो कि नव स्वतंत्र थे, कमजोर देश थे, विकासशील देश थे और वो ना सोवियत संघ के साथ जाना चाहते थे ना अमेरिका के गुट में जाना चाहते थे। वो अपना खुद का जो है एक स्वतंत्र रूप से गुट बनाकर उसमें थे और इसी को कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। उसी में शुरू हुआ, उसी में बना ये गुट, ये इसको तीसरा गुट कहते हैं। अब इसका संस्थापक देखिए, इसके संस्थापक दोस्तों लगभग 5 देशों थे। अब 5 देशों ने मिलकर इस गुट की स्थापना की थी। यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घना, इन 5 देश ने, क्योंकि दोस्तों ये 5 देश नव स्वतंत्र यानी कि इनको इंडिपेंडेंस मिली थी और जब इनको आज़ादी मिली तो इन्होंने सोचा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे वरना हमारी आज़ादी छीन सकती है। तो फिर अप्रैल 1961 इसकी स्थापना हुई थी। इन 5 देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मिलकर इसको शुरू किया। तो यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो और घना के थे वामे एनिक्रुमा। तो इन 5 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने मिलकर इस गुट की स्थापना की थी
और स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। तो आगे इसके बारे में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे, इसमें इतना ही। और आगे अब देखते हैं कि महाशक्तियों से छोटे देशों से क्या लाभ होता था। देखिए, महाशक्तियों को छोटे देशों से, जैसे सोवियत संघ है, अमेरिका है, क्या फायदा होता था। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन। अब अमेरिका वगैरह जो देश हैं उनके पास, या फिर सोवियत संघ, ये संसाधन की खपत बहुत ज्यादा करते हैं, तो इन्हें संसाधन की जरूरत होती है। अब जो प्राकृतिक रूप से धनी देश हैं, अगर छोटे देश हैं भले वो, तो वो उनके गुट में रहेंगे, तो उनसे तेल अमेरिका या फिर सोवियत संघ ले सकेगा, खनिज ले सकेगा। भू क्षेत्र, अब देखिए भू क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे रूस है, अब सोवियत संघ है, इसने क्यूबा पर मतलब अपने में मिलाया, तो क्यूबा में इसने अपना सैनिक अड्डा बनाया, अपनी मिलिट्री बेस वहां पर स्टेब्लिश की। और क्यूबा कहाँ पर है? एकदम अमेरिका के बगल। तो भू क्षेत्र बढ़ जाता है, और भू क्षेत्र से वो सेना का संचालन कर सकते हैं, हथियार बढ़ा सकते हैं। एक तरीके से उन्हें एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल जाता है, सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकती हैं। वही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे क्यूबा था, सोवियत संघ ने उसकी जो है जासूसी की एकदम बगल से, यहाँ तक कि अमेरिका को 2 महीने बाद पता लगा कि परमाणु मिसाइल उसकी तरफ तैनात की गई हैं। ऐसा था। आर्थिक मदद, ताकि सैन्य खर्च वाहन में छोटे छोटे देशों से मददगार से हो सके। तो इसमें है कि मिलकर एक तरीके से दोनों वो थोड़ी पैसे दे देते हैं, जैसे छोटे देश थोड़ा मदद कर देते हैं, बड़े देश अपना धन दे देते हैं। तो सेना, जो बड़ी सेना है, उनकी सैनिक व्यवस्था है, उसको संचालन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जब बड़ी सेना हो जाएगी तो खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलकर आपस में आर्थिक मदद दे देकर जो देश हैं, बड़े देश, छोटे देश मिलकर सैनिक चलाते हैं, सैन्य खर्चा उठाते हैं। तो गाइस, ये पार्ट 1 था, इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, और अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे हैं। अभी हमने थोड़ा लेट शुरू किया है, तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस आए और आप अध्ययन कर सके। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।